हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब और कैसी लग रही है आपको वीडियोस? आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आपको कमेंट में आंसर देना है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको ये बताना है कि फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी कौन है, नगरीय समाजशास्त्र के पिता या जनक किन्हें कहा जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में 2 मॉडल पढ़ लिए थे। आज हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल सारे तो एक ना एक मॉडल पूछा जाता है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि धर्म की और नगरीय समाजशास्त्र की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें मैं आपको लिंक डाल दूंगी और टेलीग्राम लिंक भी डाल दूंगी नोट्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों का सिलेबस पूरा हो सके और टॉपिक क्लियर हो सके। तो देख लेते हैं शोषणात्मक मॉडल, जिसे हम एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये काफी अच्छा मॉडल है शोषणात्मक मॉडल। तो हमने पहले के मॉडल पढ़े जिसको मैं अभी बताऊंगी नहीं आपको, और सॉरी आप देखना उसको कि किस किस पे बेस्ड है। हम थोड़ा सा उसका देख लेते हैं कि पहले वाला मॉडल जो था सीवीडी पे था, दूसरा वाला मॉडल उन्होंने आवासीय किराया पैटर्न पे किया था, और तीसरा मॉडल जो था हमारा परिवहन सुविधा और लघु केंद्र पर आधारित था। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं शोषणात्मक मॉडल का एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल। ठीक है, इसमें पहला आता है मृत्यु का नगर, दूसरा है आवश्यकता का नगर, तीसरा प्रचुरता का नगर। प्रचुरता के नगर में 2 ऑप्शन पाए जाते हैं, मृत्यु और मशीन घर। पहला है मृत्यु का नगर, दूसरा आवश्यकता का नगर, और तीसरा है हमारा प्रचुरता का नगर, जिसमें 2 पाए जाते हैं, मृत्यु नगर और मशीन घर। ठीक है, ये नदी है। ठीक है, रिवर। तो शोषणात्मक मॉडल में नगर के संसाधनों के स्वामित्व और भुगतान करने की क्षमता के आधार पर 3 अर्धवृत्ताकार केंद्रित अंचलों जोन में विभाजित किया गया। तो शोषणात्मक मॉडल को 3 अर्ध केंद्रित मॉडल में, संचल मॉडल में बांटा गया। 3 हाफ सर्कल है ये। ठीक है, तो ये मॉडल दर्शाता है कि किस तरह धन का प्रवाह आंतरिक नगर से बाहर नगरों में समृद्ध नगरीय भागों की ओर होता है। तो इस मॉडल में हमें क्या देखा है, इस मॉडल में इन्होंने क्या दर्शाया है कि किस तरह धन का प्रवाह एक जगह से होते हुए तीसरी जगह तक पहुंचता है। तो 3 अंचल है इसमें, उसमें निम्न 3 अर्धवृत्ताकार पाए जाते हैं जो कि हमने देख लिया। मृत्यु का नगर द सिटी ऑफ डेथ कहते हैं, आवश्यकता का नगर द सिटी ऑफ नीड कहते हैं, प्रचुरता का नगर द सिटी ऑफ सुपर फ्लूटी हाँ कहते हैं। पहला है मृत्यु का नगर। अब मृत्यु का नगर के बारे में देख लेते हैं कि मृत्यु का नगर इसे क्यों कहा गया है। शोषणात्मक मॉडल है, मतलब यहाँ पे नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। ठीक है, तो मृत्यु का नगर है, यह आंतरिक नगर होता है। पहला नगर है आंतरिक नगर होता है। इसकी विशेषता है कि शेष 2 क्षेत्रों के द्वारा इस केंद्र का शोषण किया जाता है। तो शोषणात्मक मॉडल नाम से पता लग रहा है कि शोषण किया जाता है। जो बाकी के जो 2 केंद्र है, इस केंद्र का, आंतरिक केंद्र का मॉडल का इस केंद्र का शोषण करते हैं। और इस जोन में जो रहने वाले लोग हैं वो गरीब है, जिनका शोषण 2 करों के द्वारा किया जाता है, एक तो मशीन कर और मृत्यु कर। जो इस जोन में रहते हैं लोग, ये जो फर्स्ट में रहते हैं, इसमें 2 तरह के जोनों के लोगों का इस पे क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। और किस तरह से किया जाता है, 2 तरह से ही किया जाता है, एक तो मृत्यु कर से और मशीन कर से। ठीक है, मशीन कर देख लेते हैं। मशीन कर का भुगतान कर्मकार की हैसियत से कम मजदूरी भुगतान करके अदा किया जाता है। तो यदि कर्मकारों को उसके कार्य उत्पादन से कम भुगतान किया जाता है तो अधिशेष अवैध अंग को मशीन कर के रूप में देखा जा सकता है। तो इसमें क्या कहते हैं, मशीन कर मतलब कि उनको भुगतान जो है उनकी कार्य के हिसाब से कम दिया जाता है। भुगतान कम देने की वजह से उनके पास पैसा कम होता है तो सुविधाएं भी कम पाई जाती हैं। तो उनको क्या होता है, एक तो वैसे ही वो इतना कम कमाते हैं, उसके बाद भी उनको कार्य उनसे ज्यादा करवाकर कार्य उनसे ज्यादा करवाकर उनको पैसे कम दिए जाते हैं। और मृत्यु कर में देख लेते हैं, इस क्षेत्र के निवासी खाद्य पदार्थों, आवास, अन्य उपभोक्ता सामग्री और सेवाओं के लिए अधिक मूल्य का भुगतान करके मृत्यु कर का भी भुगतान करते हैं। तो इसमें ये क्या है कि इसमें जो है लोग जो रह रहे होते हैं, एक तो पहले ही पैसा कम है, उसके बाद भी वो अलग अलग खाद्य पदार्थों पे अलग अलग टैक्स देते हैं, अलग अलग अधिक मूल्य उनको चुकाना पड़ता है खाद्य पदार्थों का। तो इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में नगरीय सेवाओं, नागरिक सुविधाओं की भीड़भाड़, अतिक्रमण के कारण भी और भी कमी होती है। तो यहाँ पे नागरिक सुविधाओं की बहुत कमी पाई जाती है। इसका स्तर झोपड़पट्टी या स्लम का होता है। तो इस स्लम के लोग होते हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता है, कम मजदूरी करके जितना पैसा कमाते हैं उसमें भी इनसे मशीन का ले लिया जाता है, इनको भुगतान करना पड़ता है इनको मजदूरी का।
और उसके बाद उससे मृत्यु कर भी लिया जाता है क्योंकि खाद्य पदार्थ इतने महंगे कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब शोषण हो रहा है पूरा। मॉडल ही शोषणात्मक मॉडल पर आधारित है, शोषण पर आधारित है कि कैसे जो दूसरा और तीसरा वर्ग है, जोन जो है, वो पहले जोन का शोषण करता है। अब दूसरा देख लेते हैं आवश्यकता का नगर। यह नगर मृत्यु और प्रचुरता नगर के मध्य में है और बर्गेस के केंद्रित मॉडल में कार्यशील वर्ग जोन की भांति ब्लू कॉलर कार्यशील वर्ग आवश्यकता के नगर में विकास करता है। तो ये आवश्यकता के नगर में पाया जाता है। यहाँ पे आवश्यकताएं सबकी पूरी होती है। क्षेत्र का विशोषण उपनगर रहने में। अब इस क्षेत्र का विशोषण होता है क्योंकि ये मॉडल ही शोषणात्मक मॉडल है, तो उसमें इसका भी शोषण होता है। और कौन करते हैं? वो तीसरे जोन वाले जो प्रचुरता के नगर वाले होते हैं। तो वो क्या होते हैं? शोषण का इस मॉडल का इस जोन में रहने वाले लोगों का शोषण करते हैं। और कौन करते हैं? उपनगर में रहने वाले व्यावसायिक हितों और रणनीतियों द्वारा किया जाता है। आंतरिक नगर के निवासियों की भांति वे भी मशीन कर का भुगतान करते हैं, किंतु उन्हें मृत्यु कर नहीं चुकाना पड़ता है। मशीन कर देते हैं, लेकिन इनका जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मृत्यु कर में जो खाद्य पदार्थ आता है, आपका सामग्रियां आती है, सेवाओं के अधिक मूल्य इनको नहीं देने पड़ते। अब तीसरा आता है प्रचुरता का नगर। तीसरे सबसे बड़े बाहरी घेरा जो प्रचुरता का नगर होता है, इस क्षेत्र में संभ्रांत उद्यमी, प्रबंधक, उच्च वर्ग के लोग रहते हैं जो विलासितापूर्ण जीवन यापन करते हैं। विलासितापूर्ण मतलब बहुत अमीर लोग रहते हैं, उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, आराम से अपना जीवन जीते हैं। दो अन्य नगरों की कीमत में बड़े पैमाने पर इसका उपभोग करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर चीजों का उपभोग करते हैं। इसमें बाहरी जोन नगर की आबादी बहुत कम होती है यहाँ पे, क्योंकि अत्यधिक समृद्ध लोग ही यहाँ पर पाए जाते हैं और संसाधनों के आवंटन पर नियंत्रण उनका उन्हीं का होता है। सारे संसाधन यहाँ पे पाए जाते हैं और शासन में निर्णायक की भूमिका निभाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण यही करते हैं, लोगों का शोषण करके कैसे ये मतलब सारी चीजों को, अपने संसाधनों का उपभोग करते हैं। इसलिए शोषणात्मक मॉडल शोषण और आंतरिक नगर गतिशीलता की समस्या को चित्र प्रस्तुत करता है। ये दिखाता है इस चित्र में कि कैसे ये दोनों जो है इस मॉडल को, जो कि नदी के किनारे रहते हैं स्लम लोग, उनका शोषण करते हैं। तीसरा दूसरे वालों का भी शोषण करता है, लेकिन उतना नहीं करता। इनसे मशीन कर लिया जाता है, मृत्यु कर नहीं लिया जाता, लेकिन जितना इनसे लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें यही बता रहे हैं कि आंतरिक नगर में गरीब लोगों के रोजगार के अवसर भी कम है और कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें रोजगार में स्तर को उन्नत करने की संभावना भी कम होती है। रोजगार भी कम पाया जाता है, पैसे भी कम मिलते हैं, फिर भी वो अलग अलग करों का भुगतान करते हैं और प्रगति विकास की उनकी संभावना को कम कर देता है और उनका शोषण होता रहता है। तो एक्सप्लोटेटिव मॉडल शोषणात्मक मॉडल भी शोषण कर रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें ईवर्गस का है, मॉडल जो हमने पहले में पढ़ा था। अब लास्ट मॉडल देख लेते हैं, प्रतीकात्मक मॉडल, जिसे सिंबॉलिकल मॉडल कहते हैं। तो प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक। ठीक है, प्रतीकात्मक उपागम नगरीय संरचना को अध्ययन करने का एक अन्य मॉडल प्रतीकात्मक उपागम है। ये नगरों की आंतरिक संरचना के अध्ययन के पारिस्थितिक और प्रतीकात्मक उपागम के संशोधक के रूप में विकसित हुआ है। तो ये क्या है? संशोधन करना चाहता है कि कैसे कैसे जो प्रकारात्मक संरचना हमने करी, इनको अलग अलग आंतरिक संरचना में बांट दिया, इसमें संशोधन दिखाता है कि सर्वप्रथम जो वॉल्टर फायरी 1945 ने इस उपागम के विकास में योगदान किया। तो प्रतीकात्मक मॉडल किसने बनाया? 1945 में वॉल्टर फायरी ने बनाया। तो मैं आपसे बीच बीच में आपको क्वेश्चन पूछती जाऊंगी। आपको अभी मैंने पहला एक क्वेश्चन बताया था, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, तो आप याद रखें, इसलिए मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछूंगी। तो इन मॉडल्स के और उनके नाम और उनकी ईयर याद रखिए, क्योंकि बीच में मैं पूछ सकती हूँ। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं इसमें? उसने मध्य बोस्टन में भूमि प्रयोग का विश्लेषण किया। उसने भूमि प्रयोग का विश्लेषण किया था, उनके पारिस्थितिकी चर के रूप में प्रतीकात्मक का महत्व स्पष्ट किया, जिसने नगरों की आंतरिक संरचना विशेषकर ऐतिहासिक महत्व के सार्वजनिक भवन और खुले स्थान का आकृति प्रदान करने में एक प्रमुख शक्ति के रूप में सामाजिक प्रतीकात्मक की स्वतंत्र भूमिका पर बल दिया। तो उन्होंने क्या है? स्वतंत्र भूमिका पर बल दिया कि जो भूमि थी वो आंतरिक संरचना पर आधारित थी और वहाँ पे सार्वजनिक भवन थे, खुले स्थान की आकृति थी, मतलब काफी लोग खुले स्थान पे रहते थे, स्वतंत्र भूमिका थी, लोग स्वतंत्र रहते थे। लेकिन बाद में इस उपागम में महत्वपूर्ण सुधार हुआ जब इटली ने एशिया के नगरों, चीनी नगरों, जापानी नगरों का अध्ययन किया। जब बाद में उन्होंने चीनी नगरों, जापानी नगरों का अध्ययन किया, तो उन्होंने अलग पाया। उन्होंने पाया कि प्राचीन नगरों का विकास उनके धार्मिक और ब्रह्मांड विज्ञान संबंधी अर्थों में हुआ था। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे प्राचीन नगर जो थे वो विज्ञान संबंधी, धर्म पे आधारित थे कि इस धर्म के लोग इधर रह रहे हैं, इस धर्म के लोग इधर रह रहे हैं। तो नगर या विशेष संरचना के स्थल का अपना ही प्रतीकात्मक करते हैं। तो उन्होंने बताया कि इन नगर और संरचना का अलग अलग प्रतीकात्मक करते हुए अलग अलग प्रतीकों में इनको बांट दिया। ये दुनिया का केंद्र माना जाता है। तो उनका मतलब है कि प्रतीकात्मक मॉडल जो है, जो प्रतीकात्मक अर्थ है, जो कि प्रतीकात्मक धार्मिक स्थल पाए जाते हैं, विशेष संरचना पाई जाती है, तो वो जो है दुनिया का केंद्र माने जाते हैं। उनके हिसाब से प्रतीक जो है, जो उनके हिसाब से जो प्रतीक है वही है जो इसका दुनिया का केंद्र माने जाते हैं। दीवारों, सड़कों की
पंक्तिबद्धता, अन्य डिजाइन प्राय किसी विशेष संदर्भ में विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। अलग अलग दीवारों पे, सड़कों पे जो पंक्तिबंदी होती है, अलग अलग चित्र होते हैं, अलग अलग विशेष अर्थ देते हैं। इस संरचना में मंदिर, पूजा स्थल और महल आते हैं, जो कि शासक वर्ग के द्वारा मुख्य रूप से सत्ता के केंद्र के रूप में विकसित किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनका कहना है कि ये राजा होते हैं जो कि शासक होता है, और जो कि अपने राज्य में बहुत सारे मंदिर, पूजा स्थल बनवाता है, और इसमें महल भी आते हैं, जो कि शासक वर्ग के द्वारा मुख्य रूप से सत्ता के केंद्र के रूप में विकसित किया जाता है, सत्ता के केंद्र के रूप में से विकसित किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार आधुनिक गगनचुंबी भवनों ने आधुनिक नगरों में सामूहिक कारपोरेट गतिविधियों का स्थल के प्रतीक का रूप रख लिया है। तो अब आधुनिक नगर में प्रतीक कौन से पाए जाते हैं, जो कि कॉर्पोरेट गतिविधियां जहाँ पर होती है, क्योंकि ऑफिस, बिल्डिंग सब यहाँ पे पाए जाते हैं, वो आधुनिक नगरों में पाए जाते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें होती है, जैसे कि सीपी दिल्ली का। ठीक है। और आप नोएडा भी कह सकते हो। ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सीपी जो है इन अर्नेस्ट बर्गेस के द्वारा अमेरिका में एक सिटी थी, वो याद नहीं आ रही मुझे, शिकागो नहीं, कोई और सिटी थी, और दिल्ली में सीपी उन्होंने बोला था कि जो कि सीबीडी कहलाता है, केंद्रीय व्यापारिक जिला कहलाता है। पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देखिए, क्योंकि फिर आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा जो मैं बता रही हूँ। तो इसमें इन्होंने बताया कि आधुनिक नगर में कॉर्पोरेट गतिविधियाँ और कार्यस्थल जो होते हैं, उन्होंने प्रतीकात्मक मॉडल का स्थान ले लिया है, जहाँ पे लोग शासन करते थे, राजा रहते थे, अपने महल बनवाते थे, मंदिर, पूजा स्थल बनवाते थे, उनका स्थान किसने ले लिया अब आधुनिक नगरों में, सीपी जैसी जगहों ने, जहाँ पर सीबीडी पाया जाता है, केंद्रीय व्यापारिक जिला, जिसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। तो अब ये सारे मॉडल्स कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। तो इन मॉडल्स की मैंने सारी वीडियो कवर कर दी है। ऑल्सो आपको मॉडल अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और कुछ भी अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो मिस होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय गाइस।